We continue with problem solving on internal reconstruction. Students, in the earlier videos, we have solved question number 1, wherein we pass journal entries for all the adjustments given to us. The next question to be solved is question number 3. Question number 3. कंपनी का नाम है पैराडाइज लिमिटेड. Listen, Paradise Limited, which had experienced trading difficulties, decided to reorganize its finances. On 31st March 91, a final trial balance, underline that word, trial balance, extracted from the books of the company showed the following position. Point number 1. Internal reconstruction के problem में what must be given to us is balance sheet. बैलेंस शीट के बिना हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते. मगर ये प्रॉब्लम में जो आपको दिया गया है वो ट्रायल बैलेंस है. नो डाउट, नाम भी लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस, फॉर्मेट देखोगे तो भी ट्रायल बैलेंस का ही है. बट आई टेल यू स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में यूज हुआ है. बाकी एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस के अंदर सब बैलेंस शीट आइटम्स ही है. दिस इज नथिंग बट, आप इसे बैलेंस शीट की ही तरह पढ़ो. ओनली थिंग इज कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट फॉलो नहीं हुआ है, मगर एसेट्स और लायबिलिटीज एकदम क्लियर कट आपको पता चल जाना चाहिए. डेबिट में जो अमाउंट्स लिखे गए हैं वो एसेट्स हैं और क्रेडिट में जो अमाउंट्स लिखे गए हैं वो लायबिलिटीज हैं. यानी कि डेबिट में जो हेडिंग दिया है डेबिट, उसके बाजू में ब्रैकेट में लिख दो एसेट्स और क्रेडिट नाम के बाजू में लायबिलिटीज. अब मैं सब आइटम पढ़ूंगा, उसमें कोई एसेट होगा कोई लायबिलिटी होगा, डिपेंड्स कि उसका अमाउंट डेबिट में है या क्रेडिट में है. शेयर कैपिटल ऑथोराइज एंड इश्यूड हेडिंग है, इसे अंडरलाइन करो. 1506% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच और अमाउंट है 1,50,000. ये क्रेडिट में है, मतलब कि ये लायबिलिटी है. इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच और अमाउंट 2 लाख लिखा है. एक मिनट, अमाउंट 2 लाख है, एक इक्विटी शेयर 100 रुपए का है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 100 अगर करते हो तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे जो कि होंगे 2000. तो चलो बाजू में 2000 शेयर्स ऐसा लिख दो, यानी कि सेंटेंस पढ़ा जाएगा 2000 इक्विटी शेयर्स of 100 each and the amount is 2 lakhs. कैपिटल रिजर्व भी क्रेडिट में लिखा हुआ है, यानी कि वो भी लायबिलिटी है. लेकिन उसके बाद 3 अमाउंट डेबिट में है, मतलब कि 3 एसेट्स है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड गुडविल, ये तीनों को ब्रैकेट में रखो, तीनों को ब्रैकेट में लो. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, P&L अकाउंट एंड गुडविल, और ये तीनों का मतलब निकलता है फिक्टिशियस एसेट्स. फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करना कंपलसरी है. इट इज कंपलसरी टू राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स. तो ये प्रॉब्लम में ये तीनों फिक्टिशियस एसेट्स हैं और ये तीनों को हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा. अब सवाल ये आता है कि किसी किसी के मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि सर, गुडविल का तो वैल्यू होता है, गुडविल का मतलब है रेपुटेशन, एंड इट हैज गॉट अ वैल्यू, क्योंकि इसके पहले वाले कुछ स्टैंडर्ड्स में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के नाम का भी चैप्टर सीखा था. तो आप क्यों कह रहे हो कि गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स है? तो उसका आंसर है, इन द टॉपिक ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर चैप्टर, गुडविल मस्ट ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज अ फिक्टिशियस एसेट. क्योंकि गुडविल का जो वैल्यू आपको बुक में दिखाई दे रहा है 50,000, वो रॉन्ग वैल्यू है. उसका करेक्ट वैल्यू है 0. क्यों उसका वैल्यू 0 है? क्योंकि गुडविल का मतलब है गुड रेपुटेशन ऑफ द फर्म, गुड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है सामने वाले का पैसा खा जाओ, क्रेडिटर्स को पैसा मत दो, बैंक लोन का पैसा नहीं चुकाने का, इक्विटी शेयर होल्डर्स का वैल्यू कम कर देने का, प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू कम कर देने का. तो ऐसा सब चीजें कौन करता है?
तो लॉस मेकिंग कंपनी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज डन बाय कंटिन्यूअस लॉस मेकिंग कंपनीज, और लॉस मेकिंग कंपनीज का गुडविल 0 होता है। एंड देयरफॉर खास याद रखना, in the chapter of internal reconstruction, goodwill is always to be treated as fictitious asset and it is also to be compulsorily written off. आगे ट्रेड क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, डेटर्स एसेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज है। उसके बाद लिखा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट कॉस्ट 80,000 और तुरंत ही नीचे लिखा हुआ है लीज होल्ड प्रॉपर्टी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 30,000। अब सुनो, पहले ये लोग लीज होल्ड प्रॉपर्टी का अमाउंट 80,000 लेते हैं और बाद में लीज होल्ड प्रॉपर्टी का प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अमाउंट ये लोग क्रेडिट में 30,000 देते हैं। ये दोनों फिगर्स का मतलब ये निकलता है कि द बुक वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज 50,000। 80,000 उसका कॉस्ट था, लेकिन ये एसेट के ऊपर ऑलरेडी अभी तक 30,000 का डिप्रिसिएशन प्रोवाइड हो चुका है, यानी कि आज की तारीख में उसका बुक वैल्यू इज 50,000। तो यहां पर एक बात याद रखना, देखो जब आपको बैलेंस शीट अगर ओरिजिनल फॉर्मेट में दी होती थी तो पहले ये लोग 80,000 को इनर कॉलम में लिखते थे, 30,000 को उसमें से माइनस करके बताते थे और फिर आउटर कॉलम में अमाउंट आता था 50,000। अब यहां पर व्हाट इज गिवन इज नॉट अ बैलेंस शीट, यहां पर आपको दिया गया है ट्रायल बैलेंस। तो यहां पर आपको 80,000 और 30,000 ऐसा अलग अलग दिख रहा है, लेकिन आपको यह समझ में आना चाहिए कि 80,000 में से 30,000 कम हो गया, यानी कि आज की तारीख में द बुक वैल्यू ऑफ दिस प्रीमाइसेस और प्रॉपर्टी इज 50,000। तो आप आपके बुक में क्या करो, सबसे पहले तो ये 80,000 को कट करो और ये 30,000 को कट करो और ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी का डिप्रिसिएशन भी आप पूरा नाम ही कट कर दो, ये ऐसे ऐसे पूरा नाम कट कर दो, नजीक से देख लो। अब 80,000 इधर से कट हुआ, 30,000 इधर से कट हुआ, यानी कि इन शॉर्ट हमने 80 में से 30 को माइनस कर दिया। तो जहां पर आपको 80,000 दिखाई दे रहा है वहां पर आप अमाउंट 50,000 लिख दो। 80,000 की जगह पर 50,000 लिख दो और 30,000 जैसा कोई अमाउंट है ही नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, अगर कम समझ में आया हो तो दूसरे आइटम पे ध्यान दो। नेक्स्ट आइटम दिया है प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट 2,10,000। ये बरसों पहले जब मशीनरी खरीदा होगा तो ये 2,10,000 का खरीदा था, ये आपको डेबिट बैलेंस में दिखाई देगा। तुरंत नेक्स्ट आइटम पढ़ो, प्लांट एंड मशीनरी का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 57,500। देखो 2,10,000 और ये 57,500 का टोटल डिप्रिसिएशन अभी तक ये मशीनरी के ऊपर प्रोवाइड हो चुका है। तो अब आप क्या करोगे, फिर से एक बार सेम टेक्निक, 57,500 यहां से कट होगा और यहां से 57,500 को हम माइनस कर देंगे, यानी कि पहले तो ये 57,500 पूरा कट कर दो, पूरा 57,500 कट होगा। अब 2,10,000 में से 57,500 अगर माइनस हो जाए, 2,10,000 पहले तो पूरी तरह से कट कर दो और 2 लाख और कैलकुलेटर पे 2,10,000 में से 57,500 को माइनस करो तो आंसर बचेगा 1,52,500, यानी कि एज ऑफ टुडेज डेट द बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 1,52,500, यानी कि अब 2,10,000 और 57,500 जैसा कोई अमाउंट है ही नहीं। तुम्हें सिर्फ एक ही नाम दिखेगा प्लांट एंड मशीनरी जिसका अमाउंट है 1,52,500। बिल्कुल उसी तरह से ऊपर आपको खाली लीज होल्ड प्रॉपर्टी दिखेगा जिसका अमाउंट है 50,000 और एक एसेट दिया है स्टॉक इन ट्रेड। दैट्स ऑल। नेक्स्ट कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं ए से लेकर जी तक, मतलब कि कुल मिलाकर 7 एडजस्टमेंट दिए गए हैं। मैं ट्राई करूंगा कि सारे के सारे एडजस्टमेंट्स आज खत्म हों, लेकिन एज यू ऑल नो दैट द मैक्सिमम टाइम फॉर विच आई कैन डू द रिकॉर्डिंग एंड सेंड यू द रिकॉर्डिंग, आई कैन डू रिकॉर्डिंग फॉर 2 hours, बट आई कैन सेंड यू द रिकॉर्डिंग मैक्सिमम फॉर 30-35 मिनट्स। तो
तो शायद कंप्लीट ना भी हो। द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट वॉज ऑब्टेन्ड फॉर द फॉलोइंग स्कीम फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ए से लेकर जी तक 7 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। कोई जरूरत नहीं है हर एक एडजस्टमेंट पढ़ने की, क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और सी का डी के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं होता। तो एग्जाम में खास याद रखना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पूरा प्रॉब्लम पढ़कर टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करने का। इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम इफ यू रीड द एंटायर प्रॉब्लम एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। नो, you will read one adjustment, pass the entry for that, go to the next adjustment, and likewise the entire problem gets over. बैलेंस शीट जरूर से पढ़ लेना और बैलेंस शीट में खाली एक ही चीज मार्क कर देना कि फिक्टिशियस एसेट्स कौन कौन से हैं। जैसे कि ये बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट्स 3 थे। और लास्ट लाइन पढ़ लेता हूं कि क्या पूछा गया है। यू आर रिक्वायर्ड, नंबर ए, टू शो जर्नल एंट्रीज नेसेसरी टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द कंपनीज बुक, एंड सेकेंड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिर्फ जर्नल एंट्रीज पे। तो चलो हेडिंग दो, जर्नल ऑफ लिखो, हेडिंग दो जर्नल ऑफ मेसर्स पैराडाइज लिमिटेड। अरे ये ब्लैक कलर का मार्क, चलो हेडिंग दो जर्नल ऑफ मेसर्स पैराडाइज लिमिटेड। जर्नल ऑफ मेसर्स पैराडाइज लिमिटेड। फुल पेज जर्नल का रूलिंग बनाओ। फुल पेज मेक द रूलिंग फॉर जर्नल लाइक दिस। हाँ वो सब डेट, पर्टिकुलर, सेलेक्ट, डेबिट, क्रेडिट आप खुद से लिख दो। क्विक कंप्लीट। चलो एडजस्टमेंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट, द प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू ₹75 पर शेयर। इसका सिंपल भाषा में मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर्स की कीमत 75 रुपीज हो जाएगी। एक बार आप ऊपर बैलेंस शीट में चेक करो कि आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक कितने का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के अंदर ओरिजिनल बैलेंस शीट में मेरा एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का है। आज वही प्रेफरेंस शेयर्स की कीमत 75 रुपीज हो जाएगी। मतलब कि कंपनी यहां पर 25 रुपया खा गई। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वन लायबिलिटी एक्सचेंज फॉर अनदर। डायरेक्टली तुम 25 रुपया कम नहीं करोगे, वो अलाउड नहीं है। पहले आपको पूरे 100 रुपए वाले शेयर कैंसिल करने हैं और उसके बदले में नए प्रेफरेंसेस लाने हैं जिसका पर शेयर वैल्यू 75 रुपीज है। जो शेयर जाएंगे वो 100 रुपए के हैं और जो नए आएंगे वो 75 के हैं। दैट मीन्स पर शेयर कंपनी ओवर ईयर इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25 रुपीज। वन लायबिलिटी एक्सचेंज फॉर अनदर। ये ट्रांजैक्शन इतना कॉमन है कि बस बहुत ही कॉमन है इन द चैप्टर ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसकी जर्नल एंट्री याद रखने का 2 टेक्निक है। टेक्निक नंबर 1 है ओल्ड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लीव 1 लाइन टू न्यू लायबिलिटी। ओल्ड लायबिलिटी का नाम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और न्यू का भी नाम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही है। तो ऐसा बहुत बार होगा कि ओल्ड और न्यू दोनों का नाम सेम होगा। और यहां पर आप एक ही एग्जांपल याद रखो, मेरे घर पे पहले भी फ्रिज था, मेरे घर पे आज भी फ्रिज है, मगर पहले मेरे घर पे बड़ा फ्रिज था, अब मेरे घर पे छोटा फ्रिज है, लेकिन फ्रिज तो फ्रिज ही है। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही है, लेकिन पहले वाले प्रेफरेंस शेयर्स कुछ और थे और अभी वाले प्रेफरेंस शेयर्स कुछ और है, क्योंकि पहले वो 100 रुपए के थे, आज वो बन गए हैं 75 के। The journal entry to be passed over here is, मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का परसेंटेज जरा चेक कर लूं। इट इज गिवन एज 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नहीं, ब्रैकेट में इसका डिटेल देना जरूरी होगा।
1500 शेयर्स है, 1500 इंटू 100 होता है, और 1500 इंटू 100 होता है 1,50,000, 1,50,000। अब ये प्रेफरेंस शेयर्स जो कि ओल्ड है वो चले गए। लीव वन लाइन 2, जो नए प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे उसका भी नाम 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही है, लेकिन ब्रैकेट में उसका डिटेल्स चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर सेम रहेंगे। अगर तुम्हारे पास 1500 शेयर्स है तो अभी भी 1500 ही रहेंगे, मगर हर एक शेयर अब 75 का होगा। और 1500 इंटू 75 आपके कैलकुलेटर पे करना, आई थिंक द अमाउंट विल कम टू 1,12,500, यानी कि यहां पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ 37,500 का। एंड देयरफॉर जो लाइन ब्लैंक छोड़ा है उसमें व्हाट वी राइट डाउन इज टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एंड द अमाउंट इज 37,500। डेट पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि पूरे प्रॉब्लम में स्टार्ट टू फिनिश डेट सेम ही रहेगा। बैलेंस शीट का जो डेट दिया हो उसका नेक्स्ट डे लिख दो, 1991 कॉमन हो जाएगा और सब जगह पर April 1 आपको लिखते रहना है। दैट्स ऑल। ट्रांजेक्शन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। इसका नरेशन है बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस्ड ₹2.75 पर शेयर। Being preference shares reduced ₹2.75 per share। अभी भी नहीं समझ में आया हो तो मेहरबानी करके सेकंड ट्रांजैक्शन पे ध्यान दो, डिट्टो सेम है। जैसे ट्रांजैक्शन नंबर 1 था वैसे ही ट्रांजैक्शन नंबर 2 है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 और ट्रांजैक्शन नंबर 2 में कोई फर्क नहीं है, खाली ट्रांजैक्शन नंबर 1 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात कर रहा था और सेकंड ट्रांजैक्शन इक्विटी शेयर्स की बात करेगा। तो देखो द ट्रांजैक्शन सेज, ट्रांजैक्शन नंबर 2, द इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू ₹12.50 पर शेयर। मतलब कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की हालत यहां पर कंपनी ने बहुत ही खराब की। इक्विटी शेयर होल्डर्स आई मीन इक्विटी शेयर्स की वैल्यू अब ₹12.50 हो जाएगा। पहले चेक करना तो इक्विटी शेयर्स ₹100 के थे, ₹100 वाले इक्विटी शेयर्स आज हो जाएंगे ₹12.5 के। प्रेफरेंस शेयर्स की भी हालत खराब हुई थी, लेकिन इतनी ही नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स भी पहले 100 के थे, मगर उसकी कीमत घटाकर हमने 75 की थी। लेकिन इक्विटी शेयर्स में आप ध्यान से पढ़ना कि इक्विटी शेयर्स जो पहले 100 का था उसकी कीमत घटाकर हमने ₹12.50 कर दी। सेम जर्नल एंट्री रिपीट होगा। इट इज ओल्ड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लीव वन लाइन टू न्यू लायबिलिटी। ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका है जो पैसा मांगने आया वो डेबिट और हमने उसको जो दिया वो क्रेडिट। तो यहां पर पैसा मांगने आने वाले का नाम है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेट से मगर इक्विटी शेयर कैपिटल का अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं डिटेल आपको दे सकता हूं। 2000 शेयर्स थे, 2000 शेयर्स ₹100 के, और 2000 इंटू 100 दरअसल 2 लाख होता है। 2 लाख रुपए के शेयर्स एक जमाने में आपके पास हुआ करते थे, लेकिन आज उसकी हालत देखो क्या हो चुकी है। लीव वन लाइन 2, वापस से इक्विटी शेयर कैपिटल ही नाम लिखना, ब्रैकेट में फिर से नंबर ऑफ शेयर्स 2000 को ही रखना, मगर हर एक शेयर हो चुका है ₹12.50 का। 2000 मल्टीप्लाई बाय 12.5, 25,000 के शेयर्स बन गए। 2 लाख रुपए के शेयर्स आपके पास हुआ करते थे, लेकिन आज वही शेयर्स 25,000 के कर दिए गए हैं। यानी कि कंपनी यहां पर खा गई है, यानी कि कंपनी को तो फायदा हुआ। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डिफरेंस विच इज 1,75,000 का इक्विटी शेयर होल्डर्स को लॉस हुआ। फॉरगेट इक्विटी शेयर होल्डर्स के एंगल से ट्रांजैक्शन को मत देखो, ट्रांजैक्शन को कंपनी के एंगल से देखो। तो कंपनी इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 1,75,000। नरेशन भी सेम लाइन पे होगा। बीइंग इक्विटी शेयर्स
reduced to rupees 12.5 per share. Being equity shares reduced to rupees 12.5 per share. 12.5 या 12.50 मीनिंग सेम होता है. ओवर. दो ट्रांजेक्शन आपने खत्म किए, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये दोनों ट्रांजेक्शन डिटो सेम ही थे. इट वॉज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन्स. पहले प्रेफरेंस शेयर का कीमत हमने 100 से 75 किया, बाद में इक्विटी शेयर्स का कीमत हमने 100 से 12.5 किया. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर सी. एडजस्टमेंट नंबर सी को 2-3 बार इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं. नहीं, इसमें टाइम जाएगा. हाँ, 10 मिनट तो जाएंगे एडजस्टमेंट नंबर सी को समझने के लिए. पूरे प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर सी. लिसन. 1 rupees 12.5 equity share to be issued for rupees 100 of gross preference dividend arrears, comma, the preference dividend has not been paid for 3 years. समझ में नहीं आएगा, फिर से पढ़ो. 1 का मतलब था 1 शेयर. एक काम करो ना, 1 के बाजू में शेयर वर्ड लगा दो ना. 1 शेयर ऑफ रुपीज 12.5. हाँ, तो बराबर है, एकदम परफेक्ट है. ए भाई, इक्विटी शेयर 12.5 का ही है. हाँ, तो क्या कर देगा उसका 1 rupees 12.5 इक्विटी शेयर टू बी इश्यूड का मतलब है गिवन for rupees 100 of gross preference dividend arrears, comma, the preference dividend has not been paid for 3 years. नहीं समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. दोबारा पूरा लाइन पढ़ लो, मेरे एक सवाल का जवाब दो. सवाल नंबर 1, हमने कितने सालों से प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे किया है? कितने साल का डिविडेंड चुकाना बाकी है? 3 साल का. ओके. मगर वो 3 साल के डिविडेंड का अमाउंट कितना होगा वो उन्होंने नहीं दिया है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं आपको सिखा दूं कि प्रेफरेंस डिविडेंड ढूंढेंगे कैसे. तो बैलेंस शीट पे ध्यान दो. क्या बैलेंस शीट में आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिखाई देता था? हाँ, फर्स्ट आइटम आपके बैलेंस शीट का फर्स्ट आइटम था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसका अमाउंट था 1,50,000 और बाजू में एक परसेंटेज था 6%. दैट 6% जो दिया गया था दैट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ डिविडेंड. यानी कि पब्लिक ने कंपनी को 1.5 लाख रुपए दिए हैं और कंपनी का फर्ज है कि कंपनी को हर साल उसके ऊपर 6% डिविडेंड देना पड़ेगा. 1,50,000 का लिखो उधर ही लिखो, अलग से वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है. कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड. फिर से एक बार मैं आपको पूछता हूं, कितने सालों का प्रेफरेंस डिविडेंड देना बाकी है? 3. मैं आपको पहले सिखाऊंगा 1 साल का डिविडेंड कैसे ढूंढते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे तो 3 साल का डिविडेंड मिलेगा. प्रेफरेंस डिविडेंड का परसेंटेज है 6%. 6% निकालना है आपको ऑफ 1,50,000, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट है 1,50,000. यानी कि 1,50,000 इंटू 6/100, दिस अमाउंट कम्स टू रुपीज 9,000. 1 साल का डिविडेंड 9,000 होता है और ऐसा क्वेश्चन कहता है कि 3 साल का डिविडेंड देना बाकी है. तो मैंने 9,000 को इंटू 3 किया और जैसे ही मैं 9,000 इंटू 3 करूंगा तो मुझे 3 साल का डिविडेंड का अमाउंट मिलेगा और वो 3 साल के डिविडेंड का अमाउंट होता है 27,000. नहीं, ये कोई जर्नल एंट्री नहीं थी, ये तो मैंने आपको अमाउंट का कैलकुलेशन करने सिखाया कि अगर क्वेश्चन कहता है कि 3 साल का डिविडेंड देना बाकी है, एरियर्स का मतलब है आउटस्टैंडिंग का. एरियर्स वर्ड लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, और एरियर्स प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स मींस पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग. 27,000 रुपीज का डिविडेंड देना बाकी है ना.
ये 27,000 कंपनी को मिलेगा कि कंपनी को देना है? कंपनी को देना है, मतलब कि ये 27,000 कंपनी के सर पर एक लायबिलिटी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब आपका बैलेंस शीट चेक करोगे, ऊपर बैलेंस शीट, तो वो बैलेंस शीट के अंदर 27,000 का कोई भी लायबिलिटी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ये 27,000 मुझे मेरे बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दे रहा है। और कोई भी लायबिलिटी जो आपको एडजस्टमेंट में दिया हो मगर आपको बैलेंस शीट में ना दिखे, तो उसे हम कहते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज मतलब बेगर्स। जैसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सामने आए ना, आप बेगर का एग्जांपल याद रखना। बेगर की आदत होती है पैसे मांगने की, हमारी आदत होनी चाहिए पैसा नहीं देने की। वो मांगते रहे, वो पैसा मांगते रहेगा, हमको चुपचाप वहां से चला जाने का। लेकिन आप तो बड़े दयालु हो, आपके मन में तो बहुत भर भर के दया है, तो आप तो बेगर को पैसा दोगे। अगर लाइफ में तुमने बेगर को पैसा दिया तो वो आपको पुण्य मिलेगा, वो सब अलग बात है। मगर इतना मैं आपको जरूर से बता दूंगा कि अगर तुमने बेगर को कुछ भी दिया तो वो तुम्हारे लिए लॉस ही होगा। ट्राई करके देख लो ना, ट्राई करो। जब घर से उतरो नीचे, रास्ते में कुछ बेगर मिल जाए, उसको दे दो, 200 रुपया दो, 500 रुपया दो, बस। और घर आके बोल दो, 200 रुपये का लॉस, 500 रुपये का लॉस। सो बेगर को पैसा नहीं देने का, और अगर नहीं दोगे तो नो एंट्री। लेकिन बेगर को अगर आप कुछ भी दोगे, कुछ भी, पैसा दो, खाना दो, शेयर्स दो, तो वो आपके लिए लॉस होगा। और यहां पर भी आप एडजस्टमेंट नंबर सी अब दोबारा पढ़ो तो आपको यह पता चलेगा कि हम बेगर्स को इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। और क्योंकि हम बेगर्स को, ये बेगर्स है, बेगर 27,000 रुपया मांगने आ गए, बोलते हैं हमको हमारा 27,000 रुपये दो, हमको 27,000 रुपये दो, चुपचाप वहां से चले जाते थे तो नो एंट्री होता। लेकिन यहां पर आपने बेगर्स को शेयर्स दिए, मगर कितने के शेयर्स दिए हैं, कितने शेयर्स दिए हैं? तो सेंटेंस ध्यान से पढ़ो। 1 इक्विटी शेयर, मैंने 1 इक्विटी शेयर दिया है फॉर ईच ₹100 ऑफ ग्रॉस प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स। मतलब जो 100 रुपए का डिविडेंड मांगता था उसको मैं 1 इक्विटी शेयर्स देता था। तुम 100 मांगोगे, 100 रुपए, तो मैं तुम्हें 1 इक्विटी शेयर दूंगा। तुम 200 मांगोगे तो मैं 2 इक्विटी शेयर दूंगा। तुम 300 मांगोगे तो मैं 3 इक्विटी शेयर दूंगा। तुम 400 मांगोगे तो मैं तुम्हें 4 इक्विटी शेयर दूंगा। और इसी तरह से बेगर मांग रहे थे 27,000, तो 1 इक्विटी शेयर में दूंगा 1। अगर तुम 100 रुपया मांगते हो तो फॉर एवरी ₹100 का डिविडेंड आई गिव यू 1 शेयर। सो इफ यू आर आस्किंग फॉर 27,000 रुपीज, देन आई विल गिव यू 270 इक्विटी शेयर्स। ये 270 इक्विटी शेयर्स आपने बेगर्स को दिए हैं, तो ये 270 इक्विटी शेयर्स का कंपनी को लॉस होगा। वर्किंग, फिर से यहां तक समझ में आया? पहली बात स्टार्टिंग से। क्वेश्चन कहता है कि आपने 3 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं भरा है, अमाउंट नहीं दिया था। तो मैंने आपको सिखाया कि 3 साल का डिविडेंड ढूंढते कैसे हैं, और हमें पता चला कि 3 साल का डिविडेंड होता है 27,000। फिर क्वेश्चन कहता है कि फॉर एवरी ₹100 द कंपनी गिव्स 1 इक्विटी शेयर। यही चीज मैं आपको लिख के समझा रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना प्रेफरेंस डिविडेंड, और राइट साइड पे लिखना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड के नीचे 100 रुपया,
मान ना मान, 100 रुपया बोल, सर 100 रुपया दो, सर 100 रुपया दो, बोला सर 100 रुपया दो, तो ले 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 एक शेयर ले। फॉर एवरी 100 रुपीज आई गिव यू 1 इक्विटी शेयर। सो फॉर 27,000 रुपीज का डिविडेंड I have to give you how many equity shares? The answer for this is that I have to give you 270 equity shares. And हर एक equity share 12 rupees and 50 पैसे का है, 270 रुपए नहीं है, 270 shares है। And each share is of, multiply करना पड़ेगा 12.5 के साथ, 12.5 के साथ, यानी कि अभी आपको अमाउंट में पता चलेगा कि कितने रुपए के शेयर्स आप फ्री में दे रहे हो। चलो मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर पे, 270 मल्टीप्लाइड बाय 12.5, 270 शेयर्स एंड ईच शेयर इज ऑफ रुपीज 12.5। आई थिंक द आंसर विल कम टू 3375। मतलब कि हम 3375 के शेयर्स फ्री में दे रहे हैं, बेगर्स को दे रहे हैं। बेगर्स जिसको हमें 5 पैसा भी नहीं देना था, उनको हमने 3375 के शेयर्स दे दिए। और दिस इज नथिंग बट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। जा थियरी में जाकर देख, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। आई थिंक थियरी में ये 8th नंबर पे होगा, बराबर से याद नहीं है, लेकिन 8th नंबर का ट्रांजैक्शन देखना, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और जब हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो जितना भी पैसा हम देंगे वो पूरा का पूरा अमाउंट हमारे लिए लॉस ही होगा। और लॉस अगर हुआ, राइट डाउन द जर्नल एंट्रीज, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 3375। ये ऊपर पूरा वर्किंग किया है मैंने, और इधर जर्नल एंट्री लिखी है। एग्जाम में भी स्टूडेंट्स आई टेल यू, अलग से वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, जर्नल के अंदर ही आप वर्किंग नोट बना सकते हैं। और ये प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा है क्योंकि मैंने नोटिस किया है, मैंने पास में बहुत सारे बीकॉम के पेपर्स चेक भी किए हैं, तो मुझे पता है कि फटाफट पेपर चेक हो जाते हैं और एग्जामिनर के पास कभी कभी उतना टाइम नहीं होता कि आपने दूर कहीं पे वर्किंग नोट देखी है उसके ऊपर उसका ध्यान पड़े। तो अगर जर्नल आप बनाते हो कोई भी चैप्टर में और उसमें अगर आपको लगता हो कि कुछ वर्किंग नोट की जरूरत है, तो जर्नल के अंदर ही आप वर्किंग नोट बना दो, ताकि चेक करते वक्त ही वो वर्किंग नोट के ऊपर ही एग्जामिनर का ध्यान पड़े, रादर देन ही सर्चिंग for number of pages के where you have prepared this working note. बाकी the answer is capital reduction account debit to equity share capital, क्योंकि what we are giving is equity shares। हाँ, अगर मैं पैसा देता, डिविडेंड चुकाने के लिए अगर मैं पैसा देता तो कैपिटल रिडक्शन टू कैश बैंक होता, लेकिन यहां पर मैंने उनको पैसा एक भी नहीं दिया, मैंने उसको 3375 के शेयर्स दे दिए। This is the answer. The answer was only capital reduction to equity share capital, but the amount 3375 was the most important thing, और वही अमाउंट का ऊपर कैलकुलेशन किया है। बाकी नरेशन सिंपल, राइट डाउन, being equity shares issued in payment of preference dividend, being equity shares issued in payment of preference dividend, मतलब कि प्रेफरेंस डिविडेंड जो चुकाना था वो चुकाने के लिए हमने 3375 के इक्विटी शेयर्स दे दिए। समझे? तो इस तरह से 3 ट्रांजैक्शन खत्म हुए हैं। कितना टाइम हुआ भाई, कोई बता सकता है कितना? तो आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। The problem will be continued in the next session, because if I shoot for more time then it is very difficult for me to send you the video. तो next lecture ट्रांजैक्शन नंबर D से हम कंटिन्यू रखेंगे। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।